आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। और 5 के पंच प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हम वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से। 3 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरा उनका इख्तिताम पजीर हुआ और दौरे के दौरान जहाँ उन्होंने जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाके जिनमें खासकर कुटवा का इलाका जहाँ पर उन्होंने BSF जो बैनुल अक़वामी सरहद है वहाँ पर फॉरवर्ड पोस्ट पे उन्होंने दौरा किया है, सिक्योरिटी BSF एहलकारों के साथ बातचीत की है। उसके बाद कल शाम वो श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर के अंदर भी आज उन्होंने एक आला सिक्योरिटी इजलास की सदारत की है। उसके साथ साथ ही तरक्याती मंसूबों का भी वज़ीर दाखिला ने आज खुद जायजा लिया, जिसमें वज़ीर आला भी शामिल रहे। लेकिन जो सिक्योरिटी सूरत हाल का उन्होंने जिस इजलास की सदारत की है उसमें वज़ीर आला शामिल नहीं थे, लेकिन उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, यूनियन होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्मी चीफ, GOC नॉर्दर्न कमांड, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, GOC 15 कोर, 16 कोर, 9 कोर और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और साथ ही साथ पुलिस सरबराह भी उसमें मौजूद थे। और जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से आज श्रीनगर के अंदर राजभवन के अंदर तरक्याती मंसूबे जो जम्मू कश्मीर के हैं उस हवाले से उन्होंने उसका भी इजलास उसका भी जायजा लिया है। ये सिक्योरिटी के हवाले से जो मीटिंग हुई है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो तरक्याती मंसूबे हैं उस हवाले से, जिसमें वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला भी उसमें मौजूद रहे। लेकिन उसके बाद ही उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया है, जहां पर फौज, इंटेलिजेंस और दीगर जो इदारे हैं उनके सरबराहान ने उस इजलास में शिरकत की है। आपको बताते चले कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा इतवार को शुरू हुआ था, 3 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरा, और उसके साथ साथ ही उन्होंने बैनुल अक़वामी सरहद कुटवा के अंदर भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने BSF एहलकारों के साथ बातचीत की है, सिक्योरिटी का खुद वहां पर जायजा भी लिया। और उसके साथ साथ ही कल शाम वो श्रीनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्तलिफ वफूद के साथ राजभवन के अंदर मुलाकात की है। और आज उन्होंने राजभवन के अंदर 2 आला सतही मीटिंगें, जिसमें एक जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंसूबे और उसके साथ साथ ही सिक्योरिटी सूरत हाल का भी उन्होंने जायजा लिया है। तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने नुमाइंदे इमरान नाइकू के पास। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में अमित शाह का वज़ीर दाखिला का 3 रोज़ा दौरा इख्तिताम पजीर हुआ है और आज शाम को वो दिल्ली पहुंचेंगे। आज श्रीनगर के अंदर क्या कुछ मसरूफियात रही है वज़ीर दाखिला की? जी देखिए, वज़ीर दाखिला का 3 रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर का अभी कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ है और जम्मू से लेके कश्मीर तक अलग अलग मीटिंग हुई। यहाँ के तरक्याती मंसूबों और यहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया और खासकर श्रीनगर के अंदर राजभवन में आज वज़ीर दाखिला ने 2 अलग अलग आला सतही मीटिंग की। पहली यहाँ के तरक्याती मंसूबों पर उन्होंने तफसीली जायजा लिया, जिसमें वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। और उसके बाद एक और आला सतही मीटिंग राजभवन में तकरीबन 3 घंटे तक हुई, जो कि जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी मंजरनामे पे थी, जो कि यहाँ के ओवरऑल सिक्योरिटी सूरत हाल, यहाँ की सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया, जिसमें आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, होम सेक्रेटरी और साथ साथ डायरेक्टर जनरल ITBP, डायरेक्टर जनरल BSF, डायरेक्टर जनरल CRPF और इसके अलावा NIA, IG और रॉ के जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी के जो ब्रॉस है, उन्होंने इस आला सतही मीटिंग में जो है शिरकत की। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया और जम्मू इस मीटिंग में ज्यादा फोकस रहा। जम्मू की सलामती सूरत हाल पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की गई और क्लियर यहाँ एजेंसियों को और सिक्योरिटी इदारों को डायरेक्शन दी गई कि मिलिटेंसी के जो इंसिडेंट्स हैं उसको रोका जाए और काउंटर इंटेलिजेंस जो काउंटर इंसर्जेंसी या एंटी मिलिटेंसी के जो ऑपरेशन हैं उसको मजबूत किया जाए, उसको उसमें तेजी लाई जाए और साथ साथ एक नई स्ट्रेटेजी तरतीब दी जाए, खासकर बॉर्डर के अंदर जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो सूरत हाल बनी है और खासकर जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो मिलिटेंसी के जो वाकयात गुज़िश्ता कई सालों से हो रहे, तो उस हवाले से एक मजबूत जो है
स्ट्रेटेजी अपनाई गई और लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए और खासकर अवाम का सिक्योरिटी इदारों के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक बेहतर तालमेल कायम करने के हवाले से इस पर जो है जोर दिया गया। और साथ साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के हवाले से भी इस सिक्योरिटी मीटिंग में आज रिव्यू लिया गया और तैयारियों का सिक्योरिटी में जायजा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नायक को श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के हवाले से नाजरीन आपको बताते चले कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा इख्तिताम पजीर हुआ और इस दौरे के हवाले से जहां उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, वहीं दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे तो जम्मू के अंदर भी इस वक्त एक मीटिंग चल रही है। आपको बताते चले कि जम्मू के अंदर भी एक मीटिंग चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज की मीटिंग इस वक्त डिप्टी सीएम नायब वज़ीर आला जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके रिहाइशगाह पर जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज की एक मीटिंग हो रही है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास जो दूसरा मरहला कल जो 12 दिन के बाद शुरू हुआ, आज भी हंगामे की नजर हुआ है। आज भी असेंबली के अंदर हंगामा हुआ और कई कुछ जो वक्त तक उससे पहले जहां उसको मुलतवी कर दिया गया है, बाद में जब दोबारा शुरू हुई तो फिर से हंगामा हुआ और हंगामे के बाद ही कल तक के लिए असेंबली की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन आज जब हंगामा हुआ तो हंगामे के बीच अपोजिशन जमातों जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जो असेंबली के स्पीकर है अब्दुर्रहीम राठौर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराई है। और आपको बताते चले कि हंगामा उस वक्त हुआ है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलएज हैं उसके साथ साथ ही कांग्रेस एमएलएज और साथ ही साथ जो आज़ाद जो एमएलएज हैं उनकी जानिब से जो मांग कर रहे थे कि हमें वक्फ तरमीमी कानून पर बहस करने की इजाज़त दी जाए, जिसको लेकर असेंबली के स्पीकर ने कहा है कि इस पर बहस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उस को उन्होंने मुस्तरद कर दिया, जिस पर हंगामा कल भी हुआ और आज भी हुआ बाज़ाब्ता तौर पर हंगामा। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हम सीधा जम्मू चलते नुमाइंदा शिल्पा शर्मा के पास। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा आज की मीटिंग के हवाले से, जो जम्मू के अंदर डिप्टी सीएम के रिहाइशगाह पर मीटिंग, क्या कुछ तफसीलात हैं? आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के रेजिडेंस में जो है वो मीटिंग को बुलाया गया है, जहाँ पे तमाम लेजिस्लेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटिव जो है वो इस बैठक में यानी कि तमाम एमएलए बैठक में मौजूद रहेंगे। जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रोसीड जो कि मुबारक बिल जो है वो इसका मीटिंग का जो है वो चेयर करेंगे। और जिस प्रकार से आप देखें कि पीपल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सजाद लोन ने जो है वो नो मोशन, जिस प्रकार से नो कॉन्फ्रेंस मोशन जो है वो स्पीकर के खिलाफ लाया है। इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी और साथ ही साथ आज 2 दिन से आप देखेंगे असेंबली को लगातार स्थगित किया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है एक रणनीति को तैयार किया जाएगा। और जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि एक यानी कि कल से डेली रूटीन से जो है वो असेंबली चल सकती है, इसको लेकर भी बातचीत जो है वो की जाएगी। और एक इस समय मीटिंग की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर जो है वो एमएलए यहाँ पर पहुंच रही है, तमाम एमएलए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और डिप्टी सीएम आप देख सकते हैं मुबारक गुल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। अभी मीटिंग हो रही है, 5 बजे 5:30 बजे शुरू है, तो हम ऑडिबल मेंबर्स के सुनेंगे, उनके कंसर्न को सुनेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या होगा। अभी तो इनफेक्सी में बोलना है क्योंकि अभी जो है प्राइम इशू है पार्टी के लिए, वक्त जो है प्राइम इशू है पार्टी के लिए, हर एक चीज इशू है और इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि आराम से बातचीत सुनी जाए, वहाँ जरूरी नहीं था कि हाउस में सुनते, इसलिए हमें पार्टी ने हाईकमान ने फैसला किया समूह से बात करो, उसके बाद क्या बोलते हैं ऑनरेबल मेंबर, उसके बाद फैसला करेंगे। ये जो मीटिंग है ये आप देख सकते हैं जहाँ पे मुबारक गुल जो कि डिप्टी सीएम के रेजिडेंस में जो है उनके तमाम एमएलए डिप्टी सीएम के रेजिडेंस में जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बैठक काफी ज्यादा अहम है क्योंकि 2 दिन से असेंबली को स्थगित किया जा रहा है और जिस प्रकार से वक्फ पे जो है वो डिस्कस करने की बात की जा रही है। जो सोर्सेस हमें बता रही है कि कल से रूटीन से जो है वो असेंबली चल सकती है, इसको लेकर जो है वो तमाम बातचीत जो है वो यहाँ पर की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चलिए कि असेंबली के अंदर आज भी दूसरे दिन भी जब हंगामा हुआ तो हंगामे के साथ ही आज की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई हैं। सजाद गनी लोन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो एमएलएज असेंबली के अंदर हैं उनकी जानिब से
स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई है। और उसके साथ साथ ही आज जब हंगामा हुआ है तो हंगामे के साथ ही फिर MLAs की जानिब से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उनकी जानिब से एक फैसला लिया गया है कि एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद ही आगे की जो लाहे अमल होगी, आगे की हिकमत अमली जो होगी, क्या कुछ रहेगी, इस हवाले से डिप्टी CM की रिहाइशगाह पर वो मीटिंग करेंगे, जिसके बाद ही वो फैसला लेंगे। लेकिन आज की कार्रवाई के हवाले से आज जो मुद्दा है 5 के पंच में कि आज की कार्रवाई भी असेंबली के अंदर मुलतवी करनी पड़ी है। आखिर नुकसान किसका हो रहा है? जिन लोगों ने मैंडेट उन उम्मीदवारों को दिया है, उन MLAs को दिया है, उस हवाले से आपको बताते चले कि लोगों का ही नुकसान हो रहा है क्योंकि कामकाज असेंबली के अंदर नहीं हो रहा है। आज के इस मुद्दे पे हमारे साथ जो मेहमान है वो है विक्रम मल्होत्रा, भारतीय जनता पार्टी से इनका ताल्लुक है। उसके साथ साथ ही एडवोकेट आदित्य गुप्ता, PDP का इनका PDP से ताल्लुक है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दिनेश मल्होत्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक्सपर्ट हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको बताते चले कि जो मुद्दा है, मामला है, असेंबली के अंदर कामकाज जो सही तरीके से नहीं हो रहा, एक दूसरे पर कामकाज नहीं हो रहा है, उसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब जरा चलते हैं पहले विक्रम मल्होत्रा जी आपके पास। विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि असेंबली की कार्रवाई सही तरीके से 2 दिनों से नहीं चल रही है, आखिरकार नुकसान तो आवाम का ही हो रहा है, क्या वजूहात रही हैं? अगरचे स्पीकर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा है कि इस वक्फ तरमीमी कानून पर बहस नहीं की जाएगी, उसके बगैर भी बाकी जो मुद्दे हैं उन पर बहस की जाए, उन पर बात की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आखिर नुकसान तो आवाम का ही हो रहा है। देखिए, शुक्रिया आपका मुझे इस शो में शामिल करने होने के लिए। मैं 2 बातें रखना चाहता हूं। जिस तरह से ये जो थिएट्रिक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं लोगों के सामने, जिस तरह से ये एक ड्रामा जो है वो रचा जा रहा है लोगों के सामने जी, वो मुझे लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी नासमझ और इनोसेंट है कि उनको ये समझ नहीं आएगा कि जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है, जिस पार्टी के अपने स्पीकर हैं, और उसी पार्टी के लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, वो डिस्कशन की बात कर रहे हैं उस बिल को लेकर जो कानून बन चुका है, और जिसके पास, इस असेंबली के पास, जिस पे किसी किस्म की कोई भी बदलाव करने की कोई भी ताकत नहीं है, और वो आज एक कानून बन के देश के सामने है। और एक थिएट्रिक्स जो है, जो एक रंगमंच बनाने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर असेंबली को नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, वो बहुत ही मुझे लगता है गैर जिम्मेदाराना और बिल्कुल उस मैंडेट के बरक्स है जो उनको लोगों ने दिया है। जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया गया है वो जम्मू कश्मीर में इतने सालों के बाद जो आज चुनी हुई सरकार आई है उससे जो वो काम करेगी, जो लोगों के लिए रोड मैप आगे लेके चलेगी, उसके लिए दिया गया है। पर हम देख रहे हैं जब से असेंबली सेशन शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। कभी वो कहते हैं कि हमारे पास एडिक्वेट ताकत नहीं है कि हम फैसले ले सकें, और जो फैसले लेने की ताकत उनके पास है भी, कभी वो ट्रांसफर पॉलिसी को लेके एहतजाज करते हैं, तो वो कहीं कहीं एक जो एस्केपिस्ट एटीट्यूड है उसको लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक जम्मू कश्मीर असेंबली में काम करती नजर आ रही है। और ये जो आज थिएट्रिक्स हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक टाइम बाय करने की बात है। जिस तरह से अगर इनके पास पावर है, अगर इनके पास ताकत है, इनके पास नंबर्स हैं, और अगर ये इनके अपने स्पीकर इनकी बात नहीं मानने तो स्पीकर को बदल दें, और वो एक मोशन लाए उनके खिलाफ। जो मोशन लाया गया है सजादों साहब के द्वारा या PDP मेंबर्स के द्वारा, उसको एक्सेप्ट करें और यहाँ नया स्पीकर लाके वो उनको अलाउ करे डिस्कशन को। पर हम सब समझते हैं इस देश में कि आज जो वक्त का बिल पास हुआ है वो अब कानून बन चुका है।
विक्रम जी, दोबारा आपके पास भी आऊंगा और दीगर में खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के पक्ष में। नाजरीन, सीधा अपने मेहमानों के पास चलते हैं। आदित्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज की कार्रवाई असेंबली के अंदर हंगामा भी हुआ है, पीडीपी की जानिब से एक करारदाद असेंबली के स्पीकर के खिलाफ भी लाई गई है। पीडीपी और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और एमएलए भी हैं सज्जाद गिनीलोन, उनकी जानिब से कार्रवाई तो नहीं हो रही है असेंबली के अंदर। आखिरकार ये नुकसान तो आवाम का ही हो रहा है, क्योंकि आवाम जिन लोगों ने मैंडेट दिया है, चाहे हम पीडीपी की बात करेंगे या दीगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, उन्हें मैंडेट दिया है वो लोगों की बात असेंबली के अंदर रखे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 2 दिन तो ऐसे ही जाया हो रहे हैं, लोग तो देख रहे हैं इसको। आदित्य जी जी, आवाज आ रही है जी। सबसे पहले तो हाँ जी, हाँ जी। जी जी सबसे बताइए। पहले तो आपको नमस्कार और मेरे फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार और आपके देखने वालों को भी नमस्कार मेरी तरफ जी से। देखिए, सीधी सी बात है इसमें। मैंडेट मिला है लोगों के बारे में बात करने का। वक्फ बिल एक ऐसा बिल है जिसके बारे में जम्मू कश्मीर एक यूनिक स्टेट है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में, जो अकेली एक मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी पॉपुलेशन स्टेट है। वहां पे सेंटिमेंट है, लोग नुमाइंदे जी। हैं। अगर उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन लाना, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि आप वो कानून को अमेंड नहीं कर सकते, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, बट टू डिसेंट इज ऑल्सो राइट। और हम लोग ये बात पिछले 10 साल में कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी है और डिसेंट भी हमारा यहाँ का एक हिस्सा है जो हमें देना है। तो अगर आप अपना डिसेंट एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो वो एक्सप्रेशन जो चाहिए था उसके लिए वक्फ बिल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन मूव हुआ। अब असेंबली में अगर राठा साहब अलाउ ही नहीं करेंगे उसको और ये कहेंगे, पहले एक आर्गुमेंट देंगे कि सब जुडिस है। कैसे सब जुडिस हुआ जरा? किसने पिटीशन चैलेंज फाइल की थी? मेंशन 10:30 बजे हो रहा है, आप 10 बजे गए थे, सब जुडिस हो गया। द पॉइंट इज दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस एक गुड कॉप बैड कॉप का प्रिंसिपल प्ले करती है। चीफ मिनिस्टर साहब उसी वक्त किरण रिजिजू के साथ घूमते हैं ट्यूलिप गार्डन में। यहाँ राठर साहब वक्फ बिल की ऊपर रेजोल्यूशन पर बात नहीं करने देते और उसी वक्त 9 एमएलए या 10 एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहते हैं कि रेजोल्यूशन पे बात की जाए और हल्ला करते हैं। आप मुझे बताया नहीं ये तमाशा क्या कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो एक इनिशियली एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपस में जो है गुड कॉप बैड कॉप का एक डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे हैं, अब उसको ओवरऑल पार्टी ने एम्ब्रेस कर लिया। एमएलए एक अलग टोन में चल रहे हैं, राठा साहब एक अलग टोन में चल रहे हैं, सीएम साहब एक अलग टोन में चल रहे हैं। तो एक क्योस और कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है सो दैट असल इश्यूज पे कभी बात ही ना हो पाए, क्योंकि उनको बीजेपी को की पाम ग्रीजिंग, कोजी होना, वो सब कुछ उनको करना है। आप खुद बता रहे हैं जिन इश्यूज पे, जिन बातों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन लड़ी, क्या इलेक्शन के बाद, सरकार में आने के बाद, क्या उन्होंने उन इश्यूज के ऊपर बात की? एक पार्टी जिसने इलेक्शन लड़ी इस दम पे कि 370 की एब्रोगेशन गलत थी, उसको कंडेम करने में दिक्कत हुई कि 5 अगस्त 2019 को क्या क्या हुआ जम्मू कश्मीर के साथ, उन चीजों को कंडेम करने के रेजोल्यूशन नहीं वो पास कर सके। वो जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया उसके अंदर कहीं पे उन्होंने कंडेमिनेशन नहीं थी 5 अगस्त 2019 की। ये जब आप इस लेवल पे आप चल के प्ले फील करते हो, आपका ओनली पर्पस, सोल पर्पस रहेगा कि हमको पावर में रहना है। आपका स्टेटहुड आपका हक है, यू फाइट इट आउट। कैसे नहीं लड़ सकते आप? जब पूरी असेंबली मिलकर रेजोल्यूशन पास करे ढंग से, आप 370 की एप्लीकेशन को भी कंडेम करते तो आपकी आवाज को स्ट्रेंथ मिलती। आप लड़ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, मेंबर पार्लियामेंट स्टेट पार्लियामेंट में बात कर सकते हैं। दैट इज अ कोर्स जो जम्मू कश्मीर के लोगों को डिनाई करके बीजेपी उनकी इनफैक्ट उनकी लिमिट्स को टेस्ट कर रही है। आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर की सड़क पे चलने वाला हर इंसान जो है वो चाहता है कि स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए? बिल्कुल, हर एक आदमी चाहता है स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए, लेकिन उस चीज के लिए तड़फाने की तरह एक दिखाया जा रहा है बीजेपी इज ट्राइंग टू शो टू नेशनल कॉन्फ्रेंस दैट सी वी हैव दिस इन आवर हैंड। आपको चाहिए तो आप हमारे सामने गुलाटी मारो। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स आवर राइट। आपने स्टेट को 2 पार्ट किए, जब तक आप बात खड़े करके करेंगे नहीं, आप दम नहीं दिखाएंगे, आप रीड जिसको कहते हैं, वो होता है रीड में दम होना चाहिए उठा, वो जब तक आप दिखाएंगे नहीं कैसे, एंड यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। दोबारा आदित्य जी आपके असेंबली में बातें हो रही है, आप खुद देख ले असेंबली में क्या रेगुलराइजेशन के ऊपर बात हो रही है। अब जरा कांग्रेस से भी एक व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे। कांग्रेस के तर्जुमान जगदीप सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आप इस पूरे मामले को कांग्रेस कैसे देखती हैं? 2 दिन के अंदर असेंबली में कार्रवाई तो चली नहीं, हंगामा ही हुआ है, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी। गौहर भाई आदाब। आदित्य भाई बढ़िया अधिवक्ता हैं, बड़े अच्छे से बात रखते हैं और निश्चित तौर पर जानते हैं कि किस तरीके से अपनी बात को रखा जाए तो उसकी संजीदगी ज्यादा लगे।
जी। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। मैं बता दूं, पहली तो बात, थोड़ा सा हम, क्योंकि ये खुद अधिवक्ता है, तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जी। 3 तरह के मुद्दे हैं, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। हम्म। यूनियन लिस्ट में भी, यानी कि वो मामले जिसमें डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, जो मरकजी सरकार जिस पर फैसला ले आर्टिकल 254 के तहत, उस पर भी ये अख्तियार स्टेट असेंबलीज को है कि वो अपना कंसर्न दिखा सके, पहली बात। फिर आ जाइए स्टेट लिस्ट, तो ऑब्वियस की वो असेंबलीज जितनी भी है अलग अलग राज्य की, वो बात कर सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में बताता हूँ, फॉर एग्जांपल लेबर लॉ ले लीजिए, उसको भी डिस्कस करने का हक है, और स्टेट असेंबलीज को आर्टिकल 194 ये राइट देता है कि वो इसके ऊपर कंसर्न जताएं। पिछले कुछ सालों में फार्मर लॉज के ऊपर और सीएए के दोनों मुद्दों के ऊपर असेंबलीज ने कंसर्न जताया। तो पहली तो बात ये कह देना कि ये सही नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ विक्रम जी बैठे हैं, एक मुद्दत रही है, ये सेकुलर आदमी है, मुझे कई मर्तबा बड़ा हैरत होती है कि आखिर किस पार्टी में चले गए। एनी हाउ, मुझे बताइए कि मोदी सरकार ने कितने कानून हैं जो पास किए हैं जिनको बाद में इस देश की सर्वोच्च अदालत ने असंवैधानिक बताया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। ये बात अलग है कि उस पर किसी को सजा नहीं दी गई, और आज बीजेपी के गली मोहल्लों में दफ्तर खुल गए। अरबों रुपया इन्होंने इस देश के पूंजीपतियों के गले पर पैर रख के लपेटा, बेजा इस्तेमाल करते हुए एजेंसीज का। उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता चुकी है। सीए के मामले में भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया आई। इससे पहले चले जाइए, जब आधार कार्ड को लिंक करने की बात आई तब भी ऐसे हालात थे जी। काले कानून जो किसानों पर लाए गए थे उनको तो इन्होंने खुद वापस ले लिया। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि अपनी सत्ता के मद में चूर होकर, सत्ता के अहम में चूर होकर, संख्या बल की ढिंढोरा पीटते हुए अगर ये कोई कानून पास करके आ गए हैं, तो ये कोई एक तरह की पत्थर की लकीर नहीं होगी। और माफ कीजिएगा, आज मैं आपके मन से कहना चाहता हूं, मैंने कल भी ये बात की, महाराष्ट्र का एक नेता ये कह रहा है कि अगर कोई वक्फ बिल के खिलाफ बोलेगा तो जलियांवाला कांड हो जाएगा। संजय निरुपम का ये बयान है। इससे बड़ी घोर आपत्ति एक लोकतंत्र के अंदर क्या हो सकती है? जनरल डायर बने घूम रहे हैं ये लोग। अगर इन्होंने कोई लॉ पास कर दिया है जो इनको लगता है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करने से मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, इनको वोट मिल जाएंगे, तो माफ कीजिएगा, अभी भी लोगों का भरोसा जो है वो इस देश की अदालतों में है। और रही बात सब जुडिशियस होने की, जैसे आदित्य भाई ने कहा, तो मैं बता दूं, एक नहीं कई पब्लिक लिटिगेशन फाइल हो चुकी है। और जब ये मामला गया उससे 2 दिन पहले हो चुकी थी। कांग्रेस ने की है, डीएमके ने की है, अलग अलग इदारों ने की है, कुछ इंडिविजुअल्स ने की है। तो ये कह देना कि मामला सब जुडिशियस नहीं था, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये निश्चित तौर पर संविधान पर हमला है, आर्टिकल 25 और 26 पर हमला है जो इन्होंने किया है, और इसका असर आपको इनके घटक दलों के टूटने में दिखाई देगा। जी गौरव, दोबारा आप मेहमानों के पास आऊंगा, लेकिन छोटा सा वक्फा लेंगे। आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के पंच में। नाजरीन, अब जरा अपने मेहमानों के पास चलते हैं। दिनेश जी आपके पास आएंगे, काफी टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे 2 दिनों का जो असेंबली के अंदर हंगामा हुआ है, एक दूसरे पे भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम आयद कर रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी और इसके साथ साथ ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम आयद कर रही। आप इस मामले को 2 दिनों के अंदर जो हुआ है उस पर आपका पहला रिएक्शन आना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे जो को पैनलिस्ट है तीनों को मेरी तरफ से नमस्कार। जगदीप जी आज बड़े मूड में आए हैं। तो जैसे आपने कहा, जो 2 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बेसिकली पहली बात यह है कि जो इसका बजट सेशन का जो मेन काम था वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया था पहले फेज में जी, क्योंकि बजट सभी डिपार्टमेंट्स की ग्रांट्स जो है वो पास हो गई थी। जो बजट सेशन का जो मकसद था, जो मेन जो मकसद होता है हर बजट सेशन का, वो पूरा हो गया था। सेकंड फेज में रखा था, कुछ प्राइवेट मेंबर बिल्स थे, कुछ कंट्रोवर्शियल बिल भी थे। कुछ जैसे 370 को लेकर एक बिल था, स्टेटहुड को लेकर एक बिल था, 13 जुलाई की छुट्टी को लेकर एक बिल था। वो शायद 2 दिनों में जो हंगामा हो रहा है, एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है सरकार की, शायद उन बिल्स पे कोई डिस्कशन ना हो। दूसरी बात, जैसे आपने कहा, आदित्य जी ने कहा कि ये बड़ा सेंटिमेंटल इशू है, खासतौर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर देश की एकमात्र मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। तो देश भर में भी लोग इस पे
अपना अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट एक सेंटिमेंटल इशू है, जो वक्फ बोर्ड जो बिल जो पास हुआ है, तो इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि दोनों का कश्मीर घाटी में आपस में कंपटीशन है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का कंपटीशन है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि वो मासेस में ये मैसेज दें कि हमने सबसे ज्यादा इसको अपोज किया। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बड़ा मतलब इसको मतलब अनफॉर्चुनेट कहें या बड़ा अजीब बात है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है उसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हंगामा कर रहे हैं। तो ये मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये मैसेज देना चाहती है असेंबली के बाहर कि हमने बड़ी जोर शोर से इसको अपोज किया, हम केंद्र सरकार के फैसले को अपोज कर रहे हैं। वही पीडीपी कहते हैं कि हम क्यों पीछे रहे, सजाद लोग चाहते हैं कि मैं क्यों पीछे रहूं, चाहे मैं अकेला हूं। आज उन्होंने पीडीपी के साथ मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया। इसलिए मुझे लगता है इस पे पॉलिटिक्स ज्यादा है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल ये बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी, हर पार्टी को ये पॉलिटिक्स करने का हक है। अगर बीजेपी इसको डिफेंड कर रही है तो बीजेपी अपने वोट बैंक पे नजर रख रही है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी, उनको लगता है कि हम अपना एक वोट बैंक जो उनका अपना वोट बैंक है मिनॉरिटीज का, वो उस पे नजर रख के इसको अपोज करें। तो इसमें पॉलिटिक्स है, सिर्फ पॉलिटिक्स है बस, और कुछ ज्यादा क्या, कोई लोगों की समस्याओं पे थोड़ी बात हो रही है। ये तो पॉलिटिक्स है अपने अपने वोट बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए। दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा जो भारतीय जनता पार्टी के विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद कर रही है, दूसरी तरफ से कांग्रेस भी आप पर इल्जाम आयद कर रही है, आप फिर इल्जामों को कैसे देख रहे हैं? न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्की सतह पर भी आप पर बहुत सारे इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। देखिए गौर जी, कांग्रेस की जहां तक इल्जाम आयद करने की बात है, उनके जो सबसे बड़े लीडर है राहुल गांधी, वो पूरी जो डिबेट वक्त पे हुई पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसमें वो गायब रहे और टोटली ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द डिबेट। और उससे पता चलता है कि उनकी सीरियसनेस उसके प्रति भी कितना है, जितना जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो इफेक्ट हो रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक की अपीजमेंट के लिए बढ़ चढ़ के आगे आने की कोशिश कर रही है, होलियर देन दाव बनने की कोशिश कर रही है कि हम सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, इतना शोर तो मुझे लगता है बाकी जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, सो कॉल्ड अफेक्टेड पार्टीज खुद को मानती है, वो नहीं कर रही, पर कांग्रेस उसमें सबसे आगे नजर आना चाहती है। पर जब डिबेट पार्लियामेंट में होती है तो इनके लीडर जो है वो वहां से गायब होते हैं, जो इनके सबसे बड़े लीडर है राहुल गांधी जी। और उसके बाद आप पूरी लोकसभा की कार्रवाई निकाल के देखिए कि राहुल जी की कितनी इंटरवेंशन रही और उन्होंने क्या कहा। अब स्टेट लेवल पे कोई जो भी डायरेक्शन इनको पार्टी की तरफ से स्पोक्स पर्सन को होती है, उसमें शायद ये कहा गया हो कि बढ़ चढ़ के आप इसका समर्थन कीजिए, पर उसी समर्थन का आज नतीजा है कि कांग्रेस सिकुड़ के वहां रह गई है। 4 एमएलए कांग्रेस के जम्मू में है और जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू से एक भी नहीं है। और ये कहीं ना कहीं इनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ये राजनीति क्या करना चाहते हैं। और जो अगर इसमें कोई वो लोग बोले जो एक्चुअली इफेक्ट हो रहे हैं वक्त की अमेंडमेंट से, या जिनको बुरा लग रहा है, तो वो समझ में भी आता है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सवाल है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनका आज वो एक्सपोज हो चुके हैं पूरे देश के सामने, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने, कि वो एक तरफ से उनके अपने स्पीकर के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं कि उनको बात करनी नहीं जा रही। स्पीकर साहब साफ तौर पे मना कर रहे हैं कि हम इस पे डिबेट अलाउ नहीं करेंगे। और मुझे लगता है स्पीकर साहब का जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वो शायद से उनको इस बात के लिए वो ये फैसला तभी उन्होंने लिया कि उनको पता है कि ये इस डोमेन में नहीं है। और जहां तक चर्चा और बात रखने की बात है, वो तो देश भर में रखी जा रही है और रखी जा रही थी, इसके पास होने से पहले भी बातें रखी जा रही थी उस तरह से। और पर आपके सामने है ये जो पार्टी जैसे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, या बिहार में जेडीयू है, जो मुस्लिम वोट बैंक से इफेक्ट होती थी। अगर आपने चिराग पासवान साहब का भी बयान सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि हमको नुकसान जरूर होगा, पर मुसलमान कम्युनिटी के बेहतरी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए अगर हम ये बिल लाया गया है, और इससे कि जो गरीब मुसलमान है, आज वक्फ की प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल है, अगर वो गरीब मुसलमान के लिए किया जाएगा और वो उसका उत्थान होगा, तो उसमें हम वो बलिदान देने के लिए भी तैयार है। तो अगर वो लोग जो डायरेक्टली इफेक्टेड हैं वो इसको पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि बाकी जो नेशनल पार्टीज हैं, खास करके कांग्रेस, और उनको इसमें इतनी क्यों प्रॉब्लम या तकलीफ महसूस हो रही।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक आप भी जर्नलिज्म में काफी समय से हैं, आप भी जानते हैं, आपके सामने है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो ढोंग है, जो थिएट्रिक्स है, मैंने पहले कहा कि शुरू से उन्होंने ये एक माहौल बनाने की कोशिश की कि वन अपमैनशिप की, मैं ज्यादा बात करता हूं इसके बारे में, मैं मीडिया में ज्यादा नजर आता हूं इसके बारे में। अगर ग्राउंड पे वो सीरियस होते तो उनके पार्लियामेंट में जो आगा राहुल मेहदी साहब हैं वो इंटरवेंशन करते, वो वहां बात करते, वो वहां भूख हड़ताल पे बैठते, वो कुछ कहते। तो पार्लियामेंट में इनके मेंबर्स हैं, वो वहां कुछ नहीं बोल रहे हैं, और यहाँ आके जब ये जानते हैं जो फोरम जहाँ पे ठीक है विक्रम जी अब आखिर पर मैं एडवोकेट आदित्य नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जी आदित्य जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस आप पर भी इल्जाम आयद कर रही है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि अगर पीडीपी ने भाजपा के साथ हाथ न मिलाया होता तो शायद आज जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे नहीं होते। ये बात मतलब कि कहते कहते अब मैं थक गया हूं कि 5 अगस्त 2019 के वक्त के जो फैसला था वो किया था पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में 303 सीटें थी बीजेपी के पास, उसमें पीडीपी क्या कैसे हुआ? ये 2019 के इलेक्शंस के बाद एक ब्रूट मेजोरिटी आई बीजेपी के पास, और उनका एक एजेंडा था जिसको उन्होंने सेटिस्फाई किया। एजेंडा ऐसा नहीं है कि वो 2014 में पीडीपी के साथ मिलकर बनाया गया था। राधा जब पीडीपी ने अलायंस किया था बीजेपी के साथ, वो सीधी सी बात थी, उस टाइम पे 25 एमएलए आए हैं बीजेपी के जम्मू से, और उस टाइम पे ऐसे मेजोरिटी को आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेना चाहते तो ऑप्शन तो आप खुद लेके आप जम्मू के पूरे मैंडेट को इग्नोर करने लगे थे ना, और अलायंस किया गया था एक एजेंडा ऑफ अलायंस पे, जिसमें चीजें नोटिफाई की गई थी कि कहां पर आईआईएम खुलेगा, कहां आईआईटी खुलेगा, एम्स कहां होगा, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे, सब कुछ उस डॉक्यूमेंट में लिखा गया था। उस डॉक्यूमेंट के लिखा जाने के बाद ही अलायंस हुआ था ना। आज जो अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद चला रही है बीजेपी के साथ मिलके, वो तो ये है ना कि यहां पर अपोजिशन दिखाते हैं, वहां पर जाकर गुलदस्ते बांटते हैं, कभी ट्यूलिप में हाथों में हाथ लेकर घूमते हैं। आगे आगे देखिएगा बैकग्राउंड में म्यूजिक भी लगाएंगे शम्मी कपूर के गानों के पुराने, जस्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट कि जनाब आप हमको स्टेटहुड देते, और ये स्टेटहुड मांगा जा रहा है एट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग योर डिग्निटी। आप जिस टाइम आपको जो मेजोरिटी मिली है वो आपको अपनी डिग्निटी। ठीक है आदित्य जी, अब जरा जगदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से एडवोकेट जो पीडीपी का मानना है कि इन सब में जो भी हो रहा है इसमें पीडीपी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है बीजेपी के साथ, अगरचे कांग्रेस हुकूमत का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं ये आप पर भी इल्ज़ाम है कि इस वक्त जो भी हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर ये मिली भगत है भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। देखिए गौहर भाई, मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर पहले मैं विक्रम भाई को बता दूं, बड़ा लेम एक्सक्यूज दिया इन्होंने माननीय राहुल गांधी जी का हवाला देते हुए, तो थोड़ा बता दूं। पहली तो बात, कांग्रेस में डेमोक्रेसी है और आप तो इसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरी बात, इमरान प्रतापगढ़ी हो, डॉक्टर नासिर हुसैन हो, या हमारे सुप्रसिद्ध अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी हो, तमाम उन लर्न एसोसिएट्स ने वक्फ बिल की मुखालफत भी की, एक एक सेक्शन पर कुछ इस तरीके से जवाब तलबी मांगी कि बगले झांकने लगी आपकी सरकार। तो बराए मेहरबानी, कभी आप उनका माइक बंद कर देते हैं, कभी राहुल जी अंदर आते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरी तरफ से बाहर चले जाते हैं। तो अब अगर वो नहीं बोले, क्योंकि बाकियों को भी मौका देना है, और जिनको समझ है, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। नहीं सुनिए ना विक्रम भाई, सुनिए, मजा नहीं आएगा, सुन तो लीजिए। लोकसभा में आपका एक भी मुस्लिम एमपी है? किसी देश की विधानसभा में है? किसी विधान परिषद में है? यहां से खजाना साहब को भेजा, उनका होना ना होना बराबर है। तो जब आप एक अल्पसंख्यक को पॉलिटिकली प्रतिनिधित्व का मौका ही नहीं देते, तो आपको किसने हक दे दिया उनकी बात करने का? तो माननीय राहुल गांधी जी पर बात मत कीजिए। अब गौहर भाई आपका सवाल देखिए, राहुल जी बोले क्यों नहीं ये बात? व्हाट इज द कांग्रेस स्टैंड? बाकी तो बोलेगा भाई, राहुल गांधी जी भी उस डिबेट में थे। पहले तो अपनी जानकारी पुख्ता कीजिए। राहुल जी वहां डिबेट में थे, 40 मिनट के लिए उस डिबेट में रहे हैं। बिल है ये, और उसके ऊपर झूठी बात मत कीजिए। तो मुसलमानों विक्रम भाई सुन लीजिए, विक्रम भाई मैंने बोलने दीजिए, इन्हें बात रखने दीजिए। विक्रम भाई मैंने आपकी बात को सुना, अब सुन लीजिए। 40 मिनट की डिबेट में राहुल जी थे, मैंने बता दिया कांग्रेस डेमोक्रेसी है। दूसरा, मैंने आपको ये बता दिया कि आपके कितने लोग हैं, एक भी मुसलमान नहीं है, तो बात मत कीजिए। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर। देखिए गौहर भाई,
इतने सशक्त जनादेश के बाद गठबंधन की सरकार बनी है। नैतिकता ये कहती थी कि मरकज के साथ बेहतर रिश्ते बनाकर लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए। हमने हर मुमकिन कोशिश की। अभी एलजी ने 2 दिन पहले जो 48 जेकेएस के अधिकारी ट्रांसफर किए, ये क्या है? इससे पहले सोशल सिक्योरिटी रिव्यूज की मीटिंग ली है, उसमें सीएम को बुलाया तक नहीं गया, ये क्या है? तो ये बताता है बिजनेस रूल अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए, ये क्या है? ये इनकी सोच को बताता है। ये तो उन लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, उन जम्मू के डोगरों के साथ जिन्होंने इनको चुना। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमने हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन ये इनकी फितरत है। गैर भाजपाई प्रदेशों में ये ऐसा करते हैं, ऐसे ही लोगों को भेजते हैं जिनका अपना कोई किरदार नहीं होता है, और वहां जाकर वो बीजेपी के एजेंट बनकर गवर्नर या उपराज्यपाल बनकर काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि ऑल द रफ पैचेस विल बी रब्ड ऑफ, एंड इफ इट विल नॉट like that as accordingly we are feeling, so we will leave no stone unturned to justify it or to vindicate it. जी गौहर भाई, चलिए अब आखिर पर मैं दिनेश जी आपसे एक पॉइंट लेना चाहूँगा। जो हंगामा हुआ है अब एनसी के एमएलएज की जम्मू के अंदर जो मीटिंग भी चल रही है, कल से मामूल के मुताबिक उनका मानना है कि काम हो सकता है असम्बली के अंदर, और अगर ऐसा ही असम्बली के अंदर रहा, काम नहीं होगा लोगों के बातों का, जो लोगों के मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होगी, तो ऐसे में अवाम के लिए कितना नुकसान है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अब ये चाहेगी कि काम हो, लेकिन पीडीपी क्यों चाहेगी कि असेंबली स्मूथली चले? जैसे मल्होत्रा जी ने कहा कि वन अपमैनशिप की बात है, पीडीपी के पास इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कभी हो नहीं सकती, क्योंकि ये बड़ा इमोशनल इशू है कश्मीर घाटी में। अगर पीडीपी को नुकसान हुआ, जो पीडीपी ने 2014 में बीजेपी के साथ अलायंस किया, उसका अभी लोकसभा में भी और विधानसभा में भी चुनाव में नुकसान हुआ, पीडीपी उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी। पीडीपी इसको बड़ी इफेक्टिवली और बड़ी जोरदार तरीके से इसको असेंबली में रिकवर करेगी इस इशू को, क्योंकि पीडीपी को लगता है ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि पीडीपी पे ये इल्जाम लगता है कि पीडीपी के कारण ऐसा टूटा। मैं पीडीपी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये बीजेपी का नॉन एजेंडा था जनसंघ के टाइम से लेकर कि हमने 370 को एब्रोगेट करना है। इसमें पीडीपी का क्या रोल है? बीजेपी को जब पावर मिली 2014 में मिली, शायद उस समय उनको मौका नहीं मिला, क्या सोच 2019 से जब पावर मिली, तो पावर मिलने के 3-4 महीने के बाद उन्होंने 370 को एब्रोगेट कर दिया। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये तो लेम एक्सक्यूज है कि पीडीपी के कारण 370 किया, ये बीजेपी का एजेंडा था। ये पॉलिटिक्स होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स होती है। इसमें हर, जैसे कांग्रेस का अपना एजेंडा है, बाकियों का अपना एजेंडा है, तो बीजेपी ने अपना एजेंडा इंप्लीमेंट कर दिया, बस दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। नाजरीना, ये थे विक्रम मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और विक्रम आदित्य एडवोकेट पीडीपी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से जगदीप सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिनेश मल्होत्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात हमने की आज असम्बली के अंदर जो लगातार हंगामा और हंगामे की वजह से कामकाज मुतासर हुआ है। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं जम्मू के अंदर, करीब 5-5:15 बजे के करीब उनकी मीटिंग भी शुरू हुई है। अब देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ होगा, क्या कल से असम्बली के अंदर मामूल के मुताबिक कामकाज चलेगा, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल प्रोग्राम 5 के पंच में मेरे साथ इतना ही। अब गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।